गाइस, दिन भर में हम पता नहीं कितनी ही फोटोज़ को क्लिक करते हैं और इंटरनेट पर देखते हैं और उन्हें शेयर करते हैं, और फोटोज़ के साथ साथ हमारे सामने उनके फॉर्मेट्स भी निकल कर आते हैं, जैसे कि JPEG, JPG या फिर GIF वगैरह। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर हमें इतने सारे फॉर्मेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और इनमें क्या क्या डिफरेंस है। और साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि आप जब व्हाट्सएप पर किसी को कोई फोटो डायरेक्टली भेजते हैं तो उसकी क्वालिटी इतनी कम क्यों हो जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज जो इमेज फॉर्मेट है वो है JPEG और JPG में कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि इनमें फ़र्क क्या है। एक्चुअल में इनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। JPEG को ही JPG कई बार बोल दिया जाता है क्योंकि जो विंडोज़ के पुराने वर्जन थे उनमें सिर्फ एक्सटेंशन 3 लेटर्स तक ही लिमिटेड था। इंटरनेट पर हमें ज़्यादातर फोटोज़ इसी फॉर्मेट में ही देखने को मिलती हैं और ज़्यादातर जो स्मार्टफोन्स हैं वो भी इसी फॉर्मेट में इमेजेस को कैप्चर करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि JPEG में लॉसी कंप्रेशन को काम में लिया जाता है, जिससे जो इमेज का साइज़ है वो हमें ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन लॉसी कंप्रेशन होने की वजह से जो इमेज की क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, जिसे ज़्यादातर हमारी आंखें नोटिस नहीं कर पाती। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमारे फ़ोन्स तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ को कैप्चर करते हैं, इसमें कोई कंप्रेशन नहीं होता। वेल, ऐसा नहीं है। जो इमेज आपके स्मार्टफोन का कैमरा सेंसर कैप्चर करता है वो एक तरह से रॉ इमेज होती है, उसमें डिटेल्स ज़्यादा होती हैं। अब क्योंकि वो एक अनकम्प्रेस्ड और अनप्रोसेस्ड इमेज है तो डेफिनेटली उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा, 25, 30, 50 MB तक, और हो सकता है वो देखने में हमें उतनी अच्छी ना लगे। अब यहाँ पर आपके फ़ोन में जो ISP और इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स हैं ये उस रॉ इमेज को एक JPEG में कन्वर्ट कर देती हैं और हमें एक अच्छी इमेज देखने को मिल जाती है। लेकिन JPEG में जिस तरह से कंप्रेशन काम करता है उसमें एक नॉर्मल इमेज जैसे किसी इंसान या पेड़ पौधे की इमेज में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोगोस हैं या फिर स्ट्रेट लाइन या एजेस हैं ये उन्हें थोड़ा ख़राब कर देता है, जो कि इसका एक ड्रॉबैक है। और इसे दूर करने के लिए हमारे सामने नया फॉर्मेट आता है जिसका नाम है GIF या GIF, पता नहीं किस तरह से आप इसे प्रोनाउंस करते होंगे। इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और यहाँ पर कंप्रेशन को लिया जाता है काम में, वो है लॉसलेस। तो इसमें जो रिजेस या एजेस हैं उनकी डिटेल्स हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है JPEG के कंपैरिजन में, और इसमें हम मल्टीपल इमेजेस को ऐड करके एनिमेशंस भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि जो कंप्रेशन है वो लॉसलेस है और हमें साइज़ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसमें साइज़ को कम रखने के लिए इसकी कलर रेंज को कम कर दिया गया है। इसमें सिर्फ 256 कलर ही सपोर्टेड हैं और इस रीज़न से ये उतनी ज़्यादा यूजफुल साबित नहीं हुई। इसके बाद फॉर्मेट आता है PNG, जिसकी फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। इसमें JPEG और GIF दोनों की ही खूबियों को मिला दिया गया है, और साथ ही इसमें हम ट्रांसपेरेंसी को भी ऐड कर सकते हैं। JPEG की तरह ही इसमें 16 मिलियन कलर सपोर्टेड हैं, और GIF की तरह ये जो स्ट्रेट लाइंस और रीजेस हैं उनके एजेस को अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें साइज हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि PNG फोटो को अगर आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लेट्स से आप व्हाट्सएप पर किसी को PNG इमेज सेंड करते हैं, तो उसकी क्वालिटी लो हो जाती है अगर आप डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप पर आप अगर किसी को फोटो वो डायरेक्टली सेंड करते हैं तो व्हाट्सएप उसे PNG से JPEG में कन्वर्ट कर देता है, और यही एक रीज़न है कि जिससे उसकी क्वालिटी और साइज़ उसका कम हो जाता है। और ऐसा सिर्फ PNG के साथ नहीं है, आप किसी भी फोटो को अगर आप सेंड करते हैं तो वो JPEG में कन्वर्ट होने के बाद ही जाएगी अगर आप डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अगर किसी ट्रांसपेरेंट PNG को आप व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी भी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं रॉ और टिफ फॉर्मेट्स की। दोनों को मैं एक साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है कि इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है। वेल, देखिए, जो रॉ और टिफ इमेजेस हैं दोनों ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स द्वारा काम में ली जाती हैं क्योंकि इनमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। रॉ और टिफ दोनों का ही फाइल साइज बहुत बड़ा होता है। इनमें फ़र्क ये है कि रॉ बिल्कुल ही अनकम्प्रेस्ड होती है, बिल्कुल ही अनप्रोसेस्ड इमेज होती है, यानी जो डिटेल्स आपके कैमरा सेंसर ने कैप्चर करी हैं वो एक रॉ इमेज है। वहीं दूसरी तरफ टिफ थोड़ी सी प्रोसेस्ड इमेज होती है, लेकिन इसमें डिटेल्स लूज नहीं होती क्योंकि जो यहाँ पर कंप्रेशन काम में लिया गया है वो है लूजलेस। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इन्हें इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रॉ और टिफ इमेजेस को एडिट करने के बाद इन्हें और अच्छा बनाया जा सकता है, और रॉ इमेजेस को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत आपको पड़ेगी। आप डायरेक्टली इसे किसी गैलरी या फिर ब्राउजर में ओपन नहीं कर सकते। अभी तक हमने जितने भी इमेज फॉर्मेट्स की बात करी वो थी रास्टर इमेजेस। इनका एक अपना रेजोल्यूशन होता है, और जितना अच्छा इनका रेजोल्यूशन होगा, जितनी डेंसिटी इनमें होगी, उतनी ही हमें डिटेल्स इनमें देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं वेक्टर इमेजेस के बारे में। अब रॉ फोटोज में डिटेल्स अच्छी होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें कितना ही जूम कर ले तो वो पिक्सेलेटेड नहीं होगी, एक टाइम बाद वो पिक्सेलेटेड हो जाती है। यहाँ पर काम में आती हैं वेक्टर इमेजेस। इनमें पिक्सल्स की बजाय मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को काम में लिया जाता है, जो हमें बताता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक ये कलर चाहिए, और इस हिसाब से हमें एक पूरी इमेज देखने को मिल जाती है। अब फर्क नहीं पड़ता आप उसे कितना जूम करते हैं, वो इमेज नहीं फटने वाली। वेक्टर इमेजेस के अगर फॉर्मेट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, EPS, SVG, PDF,
और AI वगैरह, इनमें से कुछ फॉर्मेट्स को सिर्फ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स में काम में लिया जाता है, जैसे कि फोटोशॉप या फिर एडोबी इलस्ट्रेटर वगैरह। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि PDF। इन्हें आप कितना ही जूम कर सकते हैं या कितना ही बड़े एरिया पर प्रिंट करा सकते हैं बिना डिटेल्स को लूज किए। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।